नमस्कार। स्टडी विद जागृति में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि। किसी भी देश के इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा है। भारतवर्ष के भूगोल का इसके इतिहास पर प्रभाव प्रत्येक स्थल एवं घटनाओं में अंकित है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप हिंदुओं में भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे भारत की भूमि या भारत का देश भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहां पर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द की उत्पत्ति महान सिंधु नदी से हुई है। पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया था। कौन कौन से भाग थे ये? उत्तर को उदीच्य कहते थे उस समय, मध्य को मध्यम देश, पूर्व को प्राच्य, सिकंदरकालीन इतिहासकारों ने पूर्व को प्रासी कहा है, पश्चिम को अपरांत या प्रतीच्य कहते थे एवं दक्षिण को दक्षिणापथ। ये 5 भाग थे। भारत को मुख्यतः स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इस भाग में वर्तमान कश्मीर, शिवालिक, टेहरी, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम एवं भूटान स्थित हैं। इस भाग को पुराणों में पर्वता श्रयन नाम से संबोधित किया गया है। यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 1500 मील लंबा एवं 160 से 200 मील तक चौड़ा है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि एवं अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इस मैदानी भाग की सिंचाई सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा होती है। राजपुताने का रेगिस्तान भी इसी भाग में सम्मिलित है। तीसरा, मध्य भारत एवं दक्षिण के पठारी भाग में बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। शेष नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इस भाग में स्थित विंध्याचल पर्वतमालाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं, भारत को 2 भागों उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती है। इस भाग में बहने वाली नदियाँ प्रायः शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। दक्षिण के लंबे एवं सक्रिय समुद्री मैदानी भाग में कोंकण एवं मालाबार तट के संपन्न बंदरगाह स्थित हैं। इसी भाग में कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी के अत्यधिक उपजाऊ डेल्टा भी सम्मिलित हैं। दक्षिण का यह समुद्री मैदान करीब 1000 मील लंबा है। भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत महान प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा विदेशी आक्रमणों से करता रहता है। हिमालय के समान अभेद्य सीमा प्रकृति ने किसी और देश को प्रदान नहीं की। कालिदास ने हिमालय के विषय में कहा कि पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए 2 समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान एवं हिंदू कुश जैसे कम ऊंचे पर्वतों में कई ऐसे दर्रे हैं जिनसे होकर ग्रीक, शक, कुषाण, हुड़, अरबी, तुर्क, मंगोल, अफगान एवं मुगल भारत पर आक्रमण किए। इस भाग में के मुख्य दर्रे खैबर, खुर्रम, बोलन, टोची, गोमल आदि हैं। हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी दर्रों को पार करना अत्यंत कठिन है। इन दुर्गम पहाड़ी दर्रों को पार कर बर्मा पर अधिकार करने का प्रयास कभी किसी भारतीय शासक ने नहीं किया। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने इन दर्रों को पार करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप काफ़ी लोग मार्ग में ही काल कवलित हो गए हैं। सिंधु एवं गंगा के मैदान चूँकि बहुत ही उपजाऊ एवं समृद्धशाली थे, इसलिए इसी भाग में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। भारत के इसी प्रदेश में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक विचार उद्भूत हुए। यहीं पर बौद्ध एवं जैन धर्मों का विकास हुआ। यहीं पर सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा जैसी महान शिक्षा के केंद्रों की स्थापना हुई। इस भूभाग में बहने वाली नदियाँ चूँकि संचार के सरल साधन के रूप में उपलब्ध थीं, इस कारण पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, मुल्तान एवं लाहौर जैसे बड़े नगरों की स्थापना इस प्रदेश में हुई। सतलज एवं यमुना नदियों के मध्य का क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से कुरुक्षेत्र एवं राजपुताना तक फैला हुआ है, पर कब्जा करने हेतु महाभारत एवं पानीपत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं। उत्तर भारत की राजनीतिक उथल पुथल का दक्षिण भारत पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति अगस्त ऋषि द्वारा लाई गई। जब भी भारतीय संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं ने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया,
ऐसे कठिन क्षणों में दक्षिण ने अपने दामन में इस संस्कृति को छुपाकर इसकी रक्षा की। जिस समय बौद्ध मत उत्तर भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस समय दक्षिण ने हिंदू मत को पनाह देकर उसकी रक्षा की। कालांतर में जैन मतावलंबियों को भी दक्षिण में ही शरण मिली। दक्षिण भारत के समुद्र तटों पर स्थित बंदरगाहों से भारत का विदेशी व्यापार फूला फला। विविधता में एकता। विशाल क्षेत्रफल वाला देश भारत रूस के बिना यूरोप महाद्वीप जैसा है। यहाँ की जनसंख्या के विषय में ईसा पूर्व 5वीं सदी में इतिहास के जनक हेरोडोटस ने कहा कि हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। विशाल जनसमूह वाले इस देश में विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इनके द्वारा लगभग 220 भाषाएं बोली जाती हैं। भारतवर्ष एवं भारत संतति में भारतवर्ष की मूलभूत एकता दृष्टिगोचर होती है। महाकाव्यों एवं पुराणों में भी इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। वह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहा जाता है, जहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। धर्मशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों एवं कवियों के मन में एकता की एक ऐसी भावना घर किए हुए थी जिन्होंने हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई सहस्त्रों योजन भूमि को एक ही चक्रवर्ती सम्राट के राज्य के योग्य बताया है। एक चक्रवर्ती सम्राट से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने राज्य को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबंधु रामेश्वर तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की तराई से लेकर पश्चिम में 7 मुखों वाली सिंधु नदी की भूमि तक फैलाए। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक सारे भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र भाषा प्राकृत का प्रयोग किया जाता था, पर कालांतर में यह सम्मान संस्कृत भाषा को प्राप्त हुआ। रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों को देश के हर कोने में सम्मान मिला हुआ था। जाति प्रथा, ब्राह्मण, गायों एवं वेदों को पूरे देश में सम्मान प्राप्त था। पूरे भारत में करीब करीब एक ही तरह के त्यौहार एवं उत्सव मनाए जाते थे। एक ही ईश्वर की पूजा विभिन्न नामों से देश के कोने कोने में की जाती थी। तीर्थ स्थल उत्तर में हो या फिर दक्षिण में, सभी दर्शनार्थी इनकी यात्रा पर जाया करते थे। इस प्रकार तमाम विसंगतियों के बाद भी भारत की एकता अक्षुण्ण रही। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।